जय हिंद मेरे सभी साथियों। और मैं रविकांत सिंह और आज फिर से मैं पेपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं थियरी ऑफ मशीन के लिए। हालांकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पर हम लोग का पेपर सॉल्यूशन का कंटिन्यूस चल रहा था। जिस क्वेश्चन का डिमांड आज के क्लास में है वो सबसे ज्यादा बैलेंसिंग का, और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग इस पे हमारे व्हाट्सएप करते आए हैं और हमने सोचा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि यह एक अलग प्रकार का बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग के क्वेश्चन को हमने एक पेपर सॉल्यूशन मींस आईआरटी हुआ चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक हुआ, हम लोग देखे उसमें। तो बैलेंसिंग चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप सब कह सकते हैं कि गियर या गियर ट्रेन है, गवर्नर है। और लगभग 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। हालांकि हम दो तीन तरह के क्वेश्चन बैलेंसिंग का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप देखे होंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, थियरी ऑफ मशीन वाले में बैलेंसिंग खोलेंगे तो वहां पर मिलेगा। बट ये जो आज का क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, बट इसका न्यूमेरिकल आपको उस समय नहीं डिस्कस किए थे। हमने बताया था कि आप इसी फार्मूले में रखेंगे और आंसर आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वह क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से हम लोग उसको गिवन डेटा लिखा जाएगा और लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को जो देखने में है तो बड़ा है, बट उसको सॉल्व करेंगे तो उतना ज्यादा नहीं कॉन्सेप्चुअल है, उतना ज्यादा कठिन नहीं है जितना बैलेंसिंग का अदर वाला माना जाता है। बट फिर भी ये अलग प्रकार के क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी बैलेंसिंग के आते हैं। तो इसको हम लोग पहले पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक डिस्टर्बिंग मास 600 केजी, एक डिस्टर्बिंग मास है, एक अनबैलेंस मास है जिसका जो भार है यानी कि मास है वो द्रव्यमान है 600 केजी है, इज अटैच्ड टू ए शेफ्ट, जो एक शेफ्ट से अटैच है। The distance of centroid यानी center of gravity of disturbing mass from the axis of rotation is 270। मतलब एक शाफ्ट पर जो डिस्टर्बिंग मास है उसका जो 6 केजी है और वो सेंट्राइड से कितने दूरी पर है, 270 की डिस्टेंस पर है। फिर कह रहा है द डिस्टर्बिंग मास टू बी बैलेंस बाय टू मासेस इन टू डिफरेंट प्लेन, यानी हम इस अनबैलेंस मास को इन डिस्टर्बिंग मास को हम दो बैलेंस द्वारा बैलेंस करना चाहते हैं, दो बैलेंस मास लगा करके बैलेंस करना चाहते हैं। ध्यान दे रहे हैं, यदि किसी अनबैलेंस मास को हम एक मास के द्वारा बैलेंस करेंगे तो मस्ट बी कि हम उसी प्लेन में हमारा मास होना चाहिए जिस प्लेन में हमारा डिस्टर्बिंग मास लगा है। सिंपल सा फिर से सुनेंगे, यदि कोई सिंगल मास के द्वारा बैलेंसिंग क्रिया परफॉर्म कराना चाहते हैं, इट मस्ट बी कि आप उसी प्लेन में बैलेंसिंग मास लगाएंगे जिस प्लेन में डिस्टर्बिंग मास लगा होगा। लेकिन यदि यदि किसी कारण से हम उस प्लेन में बैलेंस मास नहीं लगा पाते हैं जिस प्लेन में डिस्टर्बिंग मास है, तो उसको एक सिंगल मास के द्वारा कभी भी बैलेंस नहीं किया जा सकता है। और इसीलिए बोला जाता है कि यदि किसी बैलेंस मास को उस प्लेन में आप नहीं लगा पाते हैं जिस प्लेन में डिस्टर्बिंग मास लगा है, तो इट मस्ट कि उसको दो हमको बैलेंस मास को ये रिक्वायरमेंट होती है फॉर द कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए। मतलब पूर्ण रूप से संतुलन करने के लिए हमको एटलीस्ट मिनिमम 2 बैलेंस मास आवश्यकता होता है। कब? जब हम किसी कारणवश उस प्लेन में बैलेंस मास नहीं लगा पाते हैं जिस प्लेन में अनबैलेंस मास लगा है। तो यह हमारे पास जो वही न्यूमेरिकल है कि हमारे पास जो बैलेंस मास है, सॉरी जो डिस्टर्बिंग मास है, उसको हम बैलेंस करने के लिए हम दो मास लगाएंगे, और दो मास लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस प्लेन में नहीं लगेगा जिस प्लेन में डिस्टर्बिंग मास लगा है। तो कहां कहां लगेगा, क्वेश्चन को आगे हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। फिर से सुन लेंगे, द डिस्टर्बिंग मास इज टू बी बैलेंस बाय टू मासेस इन टू डिफरेंट प्लेन। The distance of center of gravity of balance mass from the axis of rotation is 450 mm each। मतलब सभी सभी जो बैलेंस मास का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पर है, यहाँ पर दिया है 450 दूरी पर है। डिस्टर्बिंग मास का भी दे दिया है रोटेशन और बैलेंस मास का भी रोटेशन दे दिया है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, फिर उसके बाद गिवन डेटा लिखेंगे। डिस्टर्बिंग मास 600 kg attached to a shaft, the distance of center of gravity of disturbing mass from the axis of rotation is 270 mm। The disturbing mass is to be balanced by two masses in two different plane। The distance of center of gravity of the balance mass from the axis of rotation is 450 mm each। The distance between the two plane of balancing mass is 1.5 meter and distance between the plane of balance mass
फर्स्ट बैलेंस मास 100 mm, ठीक है ना। मतलब एक प्लेन का जो बैलेंस मास दे दिया है और दूसरे का हमको पूछा गया है। अब हम लोग एक एक ठो फिगर बनाते हैं। यहाँ से पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ क्या डाल लेंगे, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम स्टेप फर्स्ट में जो दिया है वो सभी को हम गिवन डेटा में लिखते हैं, गिवन डेटा। और गिवन डेटा क्या क्या दिया है हम लोग फिगर बनाएंगे। गिवन डेटा में जो भी कुछ दिया है, जैसे कह रहा है कि डिस्टर्बिंग मास 600, मान लेते हैं कि यम हमारा क्या है, मास ऑफ डिस्टर्बिंग मास, यम बराबर क्या है 600 केजी ना। और यदि हम 600 केजी और कितने दूरी पर है, हम लोग फिगर बना लेते हैं यहीं पर दोनों, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हम मान लेंगे कि हमारे पास कोई शेफ्ट का एक्सिस ऑफ रोटेशन है और पहला कह रहा है कि जब दोनों एक साइड में हो, जैसे यहाँ पर सपोज कि हमारे पास जो एक मास है वो डिस्टर्बिंग मास है, मतलब यह क्या है डिस्टर्बिंग मास, यही हम लिख देते हैं। और इसको हम किससे प्रदर्शित किए हैं, m से। और कितने दूरी पर है ये हम लोग का मान लेते हैं r दूरी पर है, जिसकी वैल्यू 270 दिया है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ऐसे मान लिया r इज इक्वल टू कितना 270 आपका दिया है, ठीक है ना। यह हमारा डिस्टर्बिंग मास है। कह रहा इसको बैलेंस करने के लिए दो मास बैलेंस मास लगाना हो रहा है, और दोनों बैलेंस मास या तो एक साइड में होंगे या तो दोनों साइड में होंगे। तो पहला केस है वन साइड में, इसलिए हम मान लेते हैं कि जो हम बैलेंस मास लगा रहे हैं वो हम मान लेते हैं कि एक ही साइड में है, मान लेंगे इधर कहीं एक साइड में है, सपोज कि हमारा यही कहीं है, ठीक है। ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट बैलेंस मास। क्या मानते हैं, फर्स्ट बैलेंस मास, बैलेंस मास या फर्स्ट बैलेंसिंग मास। और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड बैलेंसिंग मास, बैलेंस मास। और ये हम लोग इसको मान लेंगे कि यह m1 है और ये हमारा क्या है m2 है, यही। और इसकी दूरी दिया है सभी 450 mm, यहाँ से यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है 450, और इसकी वैल्यू भी कितना है 450। मतलब यदि यह r1 है तो ये 450, यदि ये r2 है तो कितना, ये आपका 450 mm, 450 mm है। पहला फिगर हम लोग ऐसे कर लेंगे फर्स्ट केस वाला। गिवन डेटा में फर्स्ट केस में जैसे हमारा दे दिया द डिस्टेंस बिटवीन द बैलेंस मास, द डिस्टेंस बिटवीन द बैलेंस मास, फर्स्ट बैलेंस मास और सेकंड बैलेंस मास के बीच की जो दूरी है वह 1.5 मीटर है। कितना मीटर है 1.5 मीटर। और एक डिस्टर्बिंग मास से पहले मास का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, मास के बीच की दूरी 300 mm दिया है। तो 300 mm दिया है, ये हमारा कितना दिया है 300 mm ना। ये आप फिगर आप डिस्टेंस थोड़ा सा इसको कम भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर तो वैसे हम लोग बना रहे हैं। ये पहला केस हो गया। कौन से केस में, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे व्हेन मतलब फर्स्ट केस में व्हेन बैलेंस मास या बैलेंसिंग मास और सेम साइड। ये हमारा फिगर ए वाला हो गया। यदि हम दूसरे वाली की बात करेंगे सेकंड वाला केस में, तो जैसे हम मान लेते हैं कि कुछ सपोज यहाँ पर है और ये हमारा डिस्टर्बिंग मास है, सपोज कि ये हमारा क्या है डिस्टर्बिंग मास है, ये हम लोग इसको बोल दे डिस्टर्बिंग मास। और इसको हमने क्या माना m माना, और m की वैल्यू 600 केजी आपका दिया है। यहाँ डिस्टेंस कितना दिया है, तो आपने कहा 270 mm दिया है, 270 mm कर लिए, ये 270 mm दिया है। और पहला हम लोग सपोज कि दोनों अलग अलग तरफ है, तो हम लोग दोनों ही अलग अलग प्लेन मान लिए, दैट इज द फर्स्ट बैलेंस मास, फर्स्ट बैलेंस मास जिसका नाम आपने m1 बोला। दूसरा हम लोग कहेंगे कि यह सेकेंड बैलेंस मास है, ठीक है ना। और इसको आपने m2 कहा। ये दूरी जो r1 की वैल्यू है सिंपल सच 450 mm यहाँ भी है, और ये भी आपका r2 है 450 mm,
दोनों ईच हैं। दो बैलेंस यहाँ और इसके बीच की जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर है, एकदम सेम यहाँ पर भी वही गिवन डेटा करेंगे, ये पूरा गिवन डेटा है। और द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टर्बिंग मास टू द फर्स्ट प्लेन ऑफ बैलेंस मास आपका ये 300 mm है। कितना है? 300 mm है। ये आपका क्वेश्चन है, ये पूरा गिवन डेटा दिया गया। और इसमें हम लोग इसको फिगर के नीचे क्या लिखेंगे? when balancing mass is opposite side are opposite side ठीक है ना। ये हम लोग दो फिगर में कुल प्रदर्शित कर दिए जो गिवन डेटा दिया गया है। मींस इसको हम लोग बोलेंगे कि यह फर्स्ट केस है, दैट इज द फर्स्ट केस जो आपको निकालना है। और इससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये आपका सेकंड केस हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकंड केसेस। ठीक है ना। आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप गिवन डेटा बड़ा ही अच्छे से लिखना होगा। तो गिवन डेटा जब आप क्लियरिफाई एकदम बढ़िया से कर देंगे तो आपको मालूम चल जाता है कि दिया क्या है और हमको आगे करना क्या है। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ करके एकदम साफ साफ गिवन डेटा आप लिखें, फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, तो सेकंड स्टेप आपको आइडिया लग जाता है। मतलब क्वेश्चन का 1/4 आपका न्यूमेरिकल सॉल्व तब हो जाता है जब एक्चुअल में आप गिवन डेटा अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद हम लोग का स्टेप सेकंड में हम लोग किसी एक केस को हायर करते हैं। हालांकि इसमें दो वैल्यू निकालना होगा। एक वैल्यू हमारा पूछा गया है कि यह जो डिस्टर्बिंग मास है और इनके इनके बीच की दूरी, मान लेते हैं ये बीच की दूरी एक यहां से ये वाला जो दूरी है और ये हम लोग दूरी मान लेते हैं कि यह x दूरी है। कितना दूरी है? जैसे बोला गया है कि डिस्टर्बिंग मास से सेकंड प्लेन बैलेंस प्लेन की दूरी हम मान लेंगे कि माना यह दूरी x है और आपसे x की वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, यह दूरी पूछा जा रहा है। यदि कोई d मानता है तो d मान लो, d1 मानता है d1 मान लेंगे, x मानता है y मानता है x y मान लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो कह रहा है कि पहले केस में कब? जब व्हेन द बैलेंस मास आर सेम साइड होंगे, उस केस में आपको m1 और m2 कैलकुलेट करना है। पहला केस, फर्स्ट केस में क्या ज्ञात करना है? जैसे फर्स्ट केस में हमको ज्ञात करना है m1 m2 एंड x। सेकेंड केस में हमको ज्ञात करना है m1 m2 और y। ठीक है ना। हमने इसलिए इस पूरे को प्रदर्शित कर दिया गया। क्वेश्चन लगाने का तरीका आप किसी भी प्रकार से हो सकता है, लेकिन गिवन डेटा जो लिखना होगा उसको एकदम साफ साफ इस प्रकार से, ये पूरी जितने चीज हमने यहाँ पर फिगर बनाया हूं वो सब कुछ क्वेश्चन में दिया है और क्वेश्चन में दिया है और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग गिवन डेटा लिखिए। अब आपको एक एक फिगर में चलना है, इसलिए हम लोग यहां से सॉल्यूशन की तरफ पर स्टेप सेकंड में हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? स्टेप सेकंड में हम लोग बोलेंगे व्हेन द बैलेंस मास आर, व्हेन बैलेंस मास बैलेंसिंग मास आर सेम साइड, या बोलेंगे व्हेन द प्लेन ऑफ बैलेंस मास आर सेम साइड टू द प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास। इतना बड़ा लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं, चलो हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, एक तो अच्छे से लिख देते हैं। व्हेन प्लेन ऑफ बैलेंस मास या बैलेंसिंग मास, व्हेन प्लेन ऑफ बैलेंसिंग मास आर सेम साइड to the plane of disturbing mass। ये हम लोग को अब इसमें चलना है। कहेंगे फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। मतलब ये है कि ऊपर की तरफ लगा बल, नीचे की तरफ कुल लगा बल बराबर होते हैं।
तो जाहिर सी बात है अब जो काम करने वाले हैं यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम करेगा वो आपका होगा m1r1, और इधर जो कार्य करेगा यहाँ पर ये आपका हो जाएगा mr। ओमेगा को हम लोग यदि कांस्टेंट मानते हैं पूरे के केस में, ये हमारा हो जाएगा m2r2। तो इस केस में यदि देखा जाए तो ऊपर की तरफ लगा बल जो होगा वो mr प्लस m2r2 बराबर हो जाएगा m1r1। ये हम लोग का हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, हमको m1 और m2 में एक रिलेशन मिल जाएगा। m की वैल्यू जो दिया है 600 और रेडियस इसका दिया है 270 आपको रखना है, प्लस m2 की वैल्यू ऐसे छोड़ देंगे, r2 की वैल्यू जो दिया है 450 है 450 कर लेंगे, m1 की वैल्यू ये 450 है, और इस प्रकार से आपका हो जाएगा कैसियो लेंगे। पहले तो देख लेंगे यहाँ पर ऐसे करेंगे तो m1 माइनस m2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 450, ये 600 इंटू 270। अब हमको m1 माइनस m2 में एक रिलेशन मिलेगा, और इस रिलेशन को हम कैसियो की मदद से सॉल्व कर, जैसे 600 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 450, जो आंसर आएगा जैसे 360 आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर 360 लिख देंगे। ये हम लोग 360 लिखिए, समीकरण 1 बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहेंगे फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग, फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल अबाउट एनी पॉइंट इज जीरो। मतलब किसी एक बिंदु के अबाउट मोमेंट आपका जीरो होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि यह हमारा बिंदु मेन है, तो यह O हो गया, और ए वाला प्लेन A है और ये B है, तो हम लोग इसको प्लेन A बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर नाम ही दे दिए हैं। जैसे हमारा बिंदु O है, चूंकि डिस्टर्बिंग मास है, तो एक प्लेन A है इधर और एक प्लेन A इधर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रदर्शित कर दिए। तो फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट यदि हम लोग बात करते हैं, जैसे अब आपसे हम पूछ रहे हैं यदि हम ए बिंदु के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इस जो बल की क्रिया रेखा m1 r1 है इसी बिंदु से पास करेगा, मतलब ये आपका इस बल का मान जीरो हो जाएगा। बचेगा एक फोर्स, दो फोर्स, एक घुमाएगा इधर एक घुमाएगा इधर। इस वाले फोर्स की बीच की दूरी तो आपको मालूम है, इसके बीच के डिस्टेंस अभी नहीं मालूम है, आप कहेंगे घटा के निकाल लेंगे, लेकिन कहेंगे कि रहने दो, अभी घटा के मत निकालो। हम लोग कहेंगे किसी एक पॉइंट के अबाउट लेंगे, बोला है अबाउट एनी पॉइंट, तो हम लोग क्यों ना इस बिंदु के अबाउट यदि लेते हैं तो यम आर इस बल का इस बिंदु के अबाउट तो जीरो हो गया। अब हमको ये बात करते हैं, यदि यहाँ इसके इस पॉइंट के अबाउट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए m1 r1 की दूरी ये दिया है, ठीक है ना। अब हमको देखना है ये देखिए m2 r2 है, ये डिस्टेंस हमारा यदि बात करते हैं तो ये पूरा दूरी आपको, ये पूरा दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी मालूम नहीं है, लेकिन ए बिंदु पर यदि हम ले रहे थे तो ए वाला वैल्यू जो था, फिर से सुन लीजिए, ए बिंदु पर ले रहे थे तो इस बल का और इस बल का दोनों की दूरी आपको दिख रहा था, तो आप चाहे तो ले लगा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ यदि हम इस बिंदु पर लेते हैं तो एक हमारा इधर घुमाएगा क्लॉकवाइज में, एक घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये m2 r2 इनटू डिस्टेंस आपका यक्स है, और इसलिए अभी हम लोग यक्स की वैल्यू चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम बताएंगे आगे कैसे निकाल लेना। तो अभी हम फिलहाल में यहाँ पर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यक्स की वैल्यू हमको निकालना है। हम पहले उसी के पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेने से हमको दूरी आपको मिल रहा है। तो हम यदि ये बिंदु के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज में और ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा, तो कहेंगे सिग्मा एम ए बराबर जीरो। हम लोग सिग्मा एम ए बराबर जीरो कर देंगे तो हो जाएगा यम आर इंटू, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा यम इंटू आर, डिस्टेंस आपका 300 mm हो जाएगा, बराबर उधर से हो जाएगा m2 r2 इंटू डिस्टेंस हमारा पूरा हो जाएगा 1500, ये हम में रखते हैं तो 1500 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जैसे m की वैल्यू दिया है कितना 600 और इसकी वैल्यू कितना दी है 270, तो हम लोग इसको 270 कर लेंगे इंटू 300 कर लिया जाएगा। m2 r2 की वैल्यू 450 है ही, ये 1500 है। अब हमको यहां से क्या करना है, वैल्यू को निकालना है m2 बराबर, ठीक है ना।
m2 बराबर हमको निकालना है सभी को। तो ये जैसे हम लोग लिखे 600 इंटू 270 इंटू 300 अपान 450 इंटू 1500, सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैसियो में। जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 600 इंटू 270 इंटू 300 जो आएगा डिवाइड कर दीजिए 450 से इंटू 1500, ये आपका आ गया 72। कितना आ गया? 72 हम लोग का आ गया m2 बराबर 72 केजी आपका एक आंसर आ गया। ठीक है ना। अब हमको 1 पहला वाला निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m1 माइनस m2 बराबर 360। यही है 360, देखिए समीकरण 1 कहीं माने हैं, यहाँ माने हैं। अब हमको m1 बराबर निकालना है 360 प्लस m2, और इस केस में आप निकाल लेंगे जो भी वैल्यू 360 प्लस 72 जो आएगा, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 6 12 13 ना, और ये हो जाएगा 4। ये आपका केजी हो जाएगा। m1 की वैल्यू इतना, 1 सेकेंड आंसर हो गया। m2 की वैल्यू आपका ये वाला आंसर 1 हो गया, दूसरा आंसर 1 हो गया। अब हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। जैसे हम लोग बोला जाए डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास एंड प्लेन ऑफ अदर सेकेंड बैलेंस मास, तो कहेंगे मोमेंट अबाउट, देखिएगा मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, मतलब सिग्मा एम ओ बराबर 0 कर दीजिए। सिग्मा एम ओ के अबाउट 0 जब करते हैं इस बिंदु पर, तो ए वाला हम लोग कहेंगे m1 r1 इंटू 300, इस डायरेक्शन में आएगा, कहेंगे m1 r1 इंटू 300 बराबर, और इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो कहेंगे m2 r2 इंटू डिस्टेंस पूरा x। तो हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा, एक लाइन और यहाँ लिखा देते हैं। m1 की वैल्यू कितना है, निकाले होंगे m1 की वैल्यू, ठीक है ना। ये आप जोड़ लेंगे फिर से, ये 2 हो जाएगा, 6 6 12 13 3 1 4, सही है। 432 इंटू r1 450 इंटू 300, m2 की वैल्यू आपका 72 है। ये आपका 450 इंटू x है, और 450 दोनों तरफ है, 450 यहाँ काट देंगे, और x का मान जो आएगा वो 432 इंटू 300 अपान 72 जो वैल्यू आएगा, ये हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। जैसे 432 300 डिवाइडेड बाई 72 जो आएगा, जिसे आया 1800, 1800 आ गया। कितना आया? 1800 mm अथवा 1.8 मीटर। तो हम लोग का जो x की वैल्यू आ गया 1.8 मीटर हो गया। वैसे भी जोड़ेंगे यदि तो 1.8 आ जाता, लेकिन जो लॉजिकल हम लोग लगा रहे हैं उस अकॉर्डिंग से आप ऐसे लगाएंगे तो ये आंसर सही होगा। तो पहला केस में हम लोग m1 निकाले। अब हम लोग पहला केस यहाँ m1 या m2 x की वैल्यू रख देते हैं जो निकला है, ताकि इसको मिटाएंगे ना। m1 की वैल्यू हम लोग निकाले 432 केजी, और इसकी m2 की वैल्यू आपका आ गया 72 केजी, और x की वैल्यू आपने निकाला 1.8 मीटर आपका निकल गया। इसलिए हम लोग सेम इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्लियरिफाई कर लेंगे। इसको हम मिटाते हैं एकदम, और फिर से हम लोग स्टेप थर्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप थर्ड में हम लोग सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे जैसे अभी भी कर रहे थे, और फिगर में हम लोग सेकेंड वाले में सभी बातें अब सेकेंड की तरफ करेंगे। देखिए हम लोग स्टेप थर्ड यहां लिखेंगे। स्टेप थर्ड क्या लिखेंगे? स्टेप थर्ड में हम लोग क्या लिखेंगे, कहेंगे व्हेन
plane of balancing mass, when plane of balancing mass is or opposite side to the plane of disturbing mass. अच्छा, इसको अनबैलेंस मास भी बोलते हैं, अनबैलेंसिंग मास। डिस्टर्बिंग मास को अनबैलेंसिंग मास भी कहते हैं। हम लोग सेकेंड केस में चल रहे हैं और सेकेंड केस में आपको क्या करना है, सेम वही प्रकार का। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स कार्य करेगा वो आपका m1 r1, यहाँ पर जो कार्य करेगा m2 r2, और इधर जो कार्य करेगा वो m इंटू r। अच्छा, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर इसमें हम लोग नीचे लगा रहे हैं, ये इधर लगा रहे हैं, और क्यों ना हम लोग इसको यहाँ कर दे, क्योंकि या क्यों ना हम लोग इसको भी नीचे कर दिया जाए। तो यदि हम इस केस में बता दें आपको कि यदि हम इस केस में जैसे हमने यहाँ पर किया था दोनों नीचे, जैसे हमने हम इसको डिस्टर्बिंग मास और दोनों बैलेंस मास को यदि हम नीचे कर देंगे तो हमारा केस क्या होता है, फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग किसी एक बिंदु के अबाउट मोमेंट का मान 0 होना चाहिए। अब हम यहाँ पर मोमेंट लेंगे तो ये बल तो 0 हो जाएगा, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे, वो भी क्लॉक ये भी क्लॉक। और इस बिंदु के अबाउट लेंगे, चलो ये वाला तो सही है 0 हो जाएगा, ये भी इधर घुमाएगा और ये भी घुमाएगा, तो ये हमारा बैलेंस नहीं हो पाएगा, ये घूम जाएगा। इसलिए हम एक को इधर लगाएंगे, तो हम किसी एक बिंदु के अबाउट लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये इधर घुमाएगा इधर घुमाएगा, यहाँ लेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, एक हमारा इधर घुमाएगा और एक इधर, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज। यदि हम मोमेंट यहाँ लेते हैं ये 0 हो जाएगा, एक घुमाएगा इधर और ये वाला घुमाएगा इधर, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या करते हैं, एक ऊपर और एक नीचे हम मास को कंसीडर करते हैं। आगे इसमें देखिए, हम इस बिंदु के अबाउट लेंगे तो एक हमारा इस डायरेक्शन में और एक हमारा इस डायरेक्शन में, बैलेंस है। हम इस बिंदु के अबाउट लेंगे, एक इधर घुमाएगा और एक इधर घुमाएगा, बैलेंस है। हम इस पॉइंट के अबाउट लेंगे तो ये हमारा किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला घुमाएगा क्लॉकवाइज, बैलेंस है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग से हम उसी प्रकार से लिखेंगे, फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग resultant force must be 0। मतलब रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमारा ऊपर की तरफ लगा बल, मतलब सिग्मा एफ बराबर 0 होना चाहिए। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, m इंटू आर। हमने कहा m इंटू आर किसके किसके बराबर है, m1 r1 के और m2 r2 के। तो m की वैल्यू 300 नहीं, हाँ 200 600 और r की वैल्यू 270 है, और m1 की वैल्यू आपको निकालना है, r1 की वैल्यू आपको मालूम है 450, m2 की वैल्यू भी निकालना है और इसकी वैल्यू 450 है। m1 प्लस m2 हम लोग ऐसे कर लेते हैं और इसको 450 कर लिया जाए, और ये 600 इंटू 270। अब आपको m1 प्लस m2 की वैल्यू का एक समीकरण बना देना है, विद द हेल्प ऑफ द कैसियो से ही हल करेंगे। जैसे हमने बताया कि 600 इंटू 270 डिवाइडेड बाई 450, आंसर 360 इसका भी आ गया, ये आपका 360 kg। चलिए समीकरण 1 हो गया है। दूसरे में हम लोग वो बात करते हैं सेकंड में, फॉर परफेक्ट बैलेंसिंग रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हम कहेंगे किसके अबाउट मोमेंट लिया गया, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है डिस्टर्बिंग मास से दूसरे बैलेंस प्लेन की दूरी, ये पूछा गया है। अब यदि हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो इस बल का दूरी तो हमको मालूम है, लेकिन इस बल की अभी दूरी मालूम नहीं, इसलिए हम यहाँ पर भी नहीं लेंगे। हम इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा। एक बल हमारा बल इंटू डिस्टेंस 300 मालूम है, इस फोर्स का और इसका डिस्टेंस भी मालूम है, इसलिए हम लोग कहाँ लेंगे, टेकिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए के अबाउट लिया जाएगा। सिग्मा ma का मान 0 दिखाएंगे, और सिग्मा ma की वैल्यू 0 दिखाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला वाले में लिखेंगे, देखिए ये वाला ये 0 हो जाएगा, बचेगा m r, सेकेंड वाले में उधर वाले में m r
कहेंगे m इंटू r इंटू डिस्टेंस हमारा 300 किस डायरेक्शन में घुमाएगा, क्लॉकवाइज, और बाकी हाँ सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका एम आर एंटी क्लॉकवाइज में इधर घुमाएगा और ये वाला कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज में। m2r2 इज इक्वल टू m2r2 इंटू डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहां से दिया है 1.5 दिया है, ये डिस्टेंस पूरा दिया था 1.5, ये हमने गलत लिख दिया था, यहाँ पर 1.5 मीटर दिया है दोनों के बीच की दूरी, हमने यहाँ पर लिख देंगे 1500, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या निकालना है, जैसे m की वैल्यू रखा जाएगा 600 और r की वैल्यू कितना है 270 इंटू 300, m2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू 450 है, इसकी वैल्यू 1500 दी है। आप यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, m2 की वैल्यू, और हो जाएगा 600 इंटू 270 इंटू 300 अपान 450 इंटू 1500 1500। अब कैसियो से हल करेंगे इसको और m2 की वैल्यू देखेंगे। जैसे हमारा 600 आ गया इंटू 270 इंटू 300, जो आएगा डिवाइड कर देंगे 450 450 इंटू 1500 1500, आपका आंसर जो आएगा वो 72 इस बार भी आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, 72 आपका केजी हो गया, ये आपका हो गया। अब हम कहेंगे कहां से, कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट m1 प्लस m2 बराबर कितना है, हम लोग इक्वेशन माने 360। अब हमको निकालना है m1 की वैल्यू, तो कहेंगे 360 माइनस m2 और यहां से 360 माइनस 72, यानी जो भी इसमें आया है 360 में से हम लोग इसको घटा देंगे, जो वैल्यू 288 आ रहा है, कितना आ जाएगा 288 केजी हमारा m1 की वैल्यू आ गया। अब हम लोग कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ऑफ डिस्टर्बिंग मास to the plane of second बैलेंस मास। अब हम लोग ऐसा काम करते हैं जिसमें मोमेंट लेने पर y आए x आए कुछ भी आए, जैसे हम लोग इसको y माने हैं तो y आए, हम इस बिंदु के अबाउट लेंगे तो यह 300 हो जाएगा और इस बल से गुणा करेंगे तो ये y हो जाएगा। कहेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट o के अबाउट लेंगे तो ये वाला हो जाएगा m1 r1, डिस्टेंस हमारा 300 बराबर ये हमारा ये किस डायरेक्शन में आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर वाला डिस्टेंस समझा हो जाएगा m2 r2, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y, और यहां से भी हम लोग को y निकालना होगा, या एक लाइन और लिख देते हैं। m1 की वैल्यू कितना निकाले हैं अभी, m1 की वैल्यू 288, r1 की वैल्यू तो मालूम है 450 और ये हो जाएगा 300, m2 की वैल्यू भी आप निकाले हैं और ये आपका 72 निकाला गया है, ये 450 है, ये आपका y है, 450 काट देंगे और y की वैल्यू जो आएगा 288 इंटू 300 अपान डिवाइड कर देंगे 72 का। जैसे 288 में हम लोग गुणा करते हैं 300 से और डिवाइड कर देंगे 72 का, जो आएगा वही आंसर। जैसे 1.2 मीटर आ रहा है या 1200 mm, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1200 आपका mm हो गया। तो 1200 mm हम लोग निकाल लिए, अथवा 1.2 मीटर आपका आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर इसको देखें कि भैया इसमें आंसर कितना आ रहा है, तो पहला m1 का मान 288 केजी और m2 की वैल्यू 72 केजी, और जो हम लोग यहाँ पर y माने हैं दूरी 1.2 मीटर, आपका ये आंसर आ गया। तो जैसे पूरा 1.5 है, इसमें से 0.3 घटाएंगे 1.2 आ गया। तो एक तो ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन बट ऐसे लगाएंगे तो इसको ज्यादा बेहतर माना जाता है घटाने की अपेक्षा। तो यह वह क्वेश्चन है जो डिफरेंट प्लेन वाला होता है, मतलब कि जब हम किसी बैलेंस मास को किसी कारणवश डिस्टर्बिंग मास वाले प्लेन में नहीं लगा पाते हैं, तो एटलीस्ट मिनिमम 2 मास की रिक्वायरमेंट होती है बैलेंस करने के लिए, और वह जो बैलेंस मास होता है वो डिस्टर्बिंग मास के या तो एक साइड लगा हो
या तो दोनों साइड लगा हो। और यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप पहले एकदम कंडीशनल पूरी डेटा लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू जिस प्रकार से क्वेश्चन में कहता है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और बड़ा ही अच्छा से स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे। ठीक है ना। हो सकता है इसमें दिया है, हो सकता है इसमें दिया है कि दोनों बैलेंस मास का ये 450 है, वो 450 है, हो सकता है कि उसमें ना दिया हो, उसमें डेटा में कुछ 250 या कुछ अलग अलग मैटर दे दिया हो, लेकिन लगने का जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे ही लगेगा। हो सकता है पेज में जिस समय आपको पेपर मिले और ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमको लगता है कि पूरा आधा पेज से ऊपर ही आपका पूरा सिर्फ न्यूमेरिकल हो जाता है, देखने में बहुत ही भारी लगेगा, बट आप लगाएंगे तो बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं जाता है। इस क्वेश्चन को काफी समय से लोग पूछा जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि इसको आपके सामने सॉल्यूशन इसका दे देना चाहिए, क्योंकि यह जो बैलेंसिंग वाले में हमने सॉल्व नहीं कराया था। बाकी आप लोग प्रिपरेशन अपने सेमेस्टर पेपर के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास मटेरियल है उससे भी आप स्टडी करते रहेंगे, उसका जो डेरिवेशन है उस डेरिवेशन को भी प्रिपेयर करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल के रूप में सबसे ज्यादा हमको लगता था कि बैलेंसिंग थोड़ा डिफरेंट माना जाता है, डिफिकल्ट लोग को समझ में आता है, इसलिए हमने काफी न्यूमेरिकल को अपने इसी डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमने सॉल्यूशन दिया हूँ। यदि आप नहीं देखे हो तो एटलीस्ट आप देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट प्लेन वाला निकला है या अदर अदर टाइप के हो चुका था, एक टाइप का बैलेंसिंग का क्वेश्चन नहीं हुआ था, तो हमने आज इसको भी कंप्लीट कर दिया। अब आप एकदम बिल्कुल बैलेंसिंग वाला चैप्टर चाहे तो आपका पूरा पूरा मेंटेन हो गया होगा पेपर सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बिल्कुल इसको एकदम स्टडी करेंगे और लोग को शेयर कर देंगे, और बाकी किसी प्रकार का कोई भी लग रहा है मन में डाउट हो तो कमेंट में जाएंगे और कमेंट करेंगे, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा। बाकी आप लोग एकदम सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।